नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश सचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी यानी वही आई विटनेस, आंखों देखा हाल। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं चंद्रग्रहण की। ये चंद्रग्रहण जमीन पर भी है और आसमान पर भी है। जमीन पर ये चंद्रग्रहण भी लग चुका है और आसमान में ये चंद्रग्रहण रात को लगेगा, लेकिन इसका सूतक अभी 12:57 से शुरू हो गया है। अगर आपको आसमान का चंद्र ग्रहण देखना है तो रात को 9:58 से आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आपको एक रक्ताभ चंद्रमा दिखाई देगा, ग्रहण से ग्रस्त चंद्रमा दिखाई देगा। लेकिन मुझे तो जमीन पर देखना है और जमीन पर ये चंद्र ग्रहण एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को और हमारी सरकार को लगा हुआ है। ये ग्रहण है, इसका इसका जो मोक्ष काल है ये 9 सितंबर को है। 9 सितंबर को शाम तक इसका मोक्ष काल होगा। और ये ग्रहण दरअसल लगा है, आप यकीन माने या ना माने, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के लगा है। उपराष्ट्रपति का जो पद है 21 अगस्त को माननीय जगदीप धनखड़ साहब के अचानक इस्तीफा देने से रिक्त हो गया था। और ये जो अचानक हुआ, इस अचानक ने भयानक रूप अब ले लिया है। पिछले एक महीने में इस देश में क्या से क्या हुआ है आपने देखा। राजनीति में धनखड़ साहब की चुप्पी एक तरफ, धनखड़ साहब के बाद चुनाव की घोषणा दूसरी तरफ। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसका प्रत्याशी एक फिर से गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया। उसके बाद जो हमारी यूपीए है यानी इंडिया गठबंधन है, उसने भी अपने एक प्रत्याशी बना दिया। एक पूर्व न्यायाधीश हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बना दिया। और स्थिति इतनी गंभीर कर दी कि इस एक तरह से ये जो इंडिया गठबंधन है ये ग्रहण की तरह हमारी सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे आरएसएस पर लग गया है। और इससे मोक्ष पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एक बार से बड़ा असमंजस हो गया है कि क्या सुदर्शन रेड्डी साहब और हमारे राधाकृष्णन, नए राधाकृष्णन, इस जमाने के राधाकृष्णन साहब को लेकर के दक्षिण दो हिस्सों में तो नहीं बट जाएगा, क्षेत्रवाद तो नहीं चल जाएगा, जातिवाद तो नहीं चल जाएगा। जबकि कायदे से जो गणित है, हमारा संसद का गणित है, वो हमारी सरकार के पक्ष में है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। सरकार बड़े आराम से ये चुनाव जीत सकती है। लेकिन मुश्किल ये है कि अब जब से जस्टिस सुदर्शन ने इस चुनाव को लेकर के एक तरह से क्या कह रहे हैं कि ये लोक संपर्क किया है, अलग अलग राज्यों में वो गए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी और सरकार बड़ी परेशान है। क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं जस्टिस सुदर्शन कुछ खेल खराब ना कर दें। और ये इसलिए है कि जस्टिस सुदर्शन ने और इंडिया गठबंधन ने सांसदों से कहा है कि वो आत्मा की आवाज़ पर वोट करें, आत्मा की सुने। केवल राजनीतिक दृष्टि से इस पर काम नहीं करना चाहिए। और ये जो अपील है ये असर करती दिखाई दे रही है। और स्थिति ये है कि अब सत्तारूढ़ दल को नींद नहीं आ रही है, बेचैन है। उसके लिए आज की और कल की रात जो है कत्ल की रात है, क्योंकि अब ये 2 दिन ही बचे हैं, 36 घंटे आप कह सकते हैं, जिसमें उसे अपना घोड़ा भाग दुरुस्त करना है ताकि सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी हर हालत में जीत जाए, सरकार की थू थू ना हो। क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सरकारी प्रत्याशी हारता है तो सरकार की आप समझिए पूरी कलई खुल जाएगी, पूरा इकबाल मिट्टी में मिल जाएगा सर। और आप देखें, जिस दिन से विपक्ष ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, उसी दिन से पूरी सरकार, पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पर टूट पड़ी है, पिल पड़ी है और उनको हर तरह से लांछित करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब ने यहाँ तक कह दिया कि ये वही जज है जो वामपंथी है, जो नक्सल समर्थक है। इसने जो जब सुप्रीम कोर्ट में ये जज था तो इसने सलवा जुर्म के खिलाफ एक फैसला दे दिया था। उसकी वजह से सरकार नक्सलवाद को
समूल खत्म नहीं कर पाई, नहीं तो 2020 में ही नक्सलवाद खत्म हो जाता। लेकिन आप देखिए कि जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, बड़े मीठे, बड़े उदार, बड़े मस्त हैं। उन्होंने बुरा नहीं माना केंद्रीय गृह मंत्री के आरोपों का। उन्होंने खुलासा किया कि नहीं भाई, वो नक्सलवादी नहीं है, मैं वामपंथी नहीं है, वो तो उदारवादी विचारों के आदमी हैं। जब ये बार गृह मंत्री का खाली गया तो बाद में फिर एक कोशिश और की गई। जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम पूर्व जज हैं, जो जो सरकार के प्रिय हैं, सरकार के शुभचिंतक हैं, 56 जजों की ऐसी एक सूची बनाई गई और उनके नाम से अपील की गई कि जो मतदान है वो सरकारी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में किया जाए, क्योंकि जो हमारे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैं विपक्ष के प्रत्याशी, इन्होंने एक तरह से जो न्यायपालिका की गरिमा है उसको गिराने की कोशिश की है। यानी ये 56 लोग इतने साल से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बारे में नहीं बोले, कोई एक आरोप नहीं लगाया, लेकिन अब इन्हें लग रहा है जब वो एक राजनीतिक उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ये जो है न्यायपालिका की गरिमा गिरा रहे हैं। इसके जवाब में अब जब बार पे बार होता है, इसके जवाब में 18 पूर्व जज और आ गए। उन्होंने जस्टिस रेड्डी का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जो जस्टिस रेड्डी ने जो भी कहा है वो न्यायोचित है और उसमें उसको लेकर के किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। समर्थन करने वालों में भी पूर्व सीजीआई है और विरोध करने वालों में भी पूर्व सीजीआई है। अब नाम सबका लेना ज़रूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में अब क्या हो गया, आपने देखा कि हमारी जो सरकार है इस अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए, अपने प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बगलें झांकती फिर रही है, इधर उधर मुंह मार रही है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के एक सांसद को, जिसको कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछे बिना अपना पीआरओ बना के ऑपरेशन सिंदूर के लिए विदेश भेजा था संसदों के प्रतिनिधिमंडल में, उसके जन्मदिन पर बधाई दी उसको। वो उसे तोड़ना चाहते हैं, वो कांग्रेस में भी सेंधमारी करना चाहते हैं। शशि थरूर को तो उन्होंने तोड़ा ही था, मनीष तिवारी को तो उन्होंने तोड़ा ही था, इनको भी कांग्रेस से पूछे बिना पीआरओ बना के विदेशों में भेज दिया था। अब बीजेपी को लगता है कि एक तो वो सत्ता में है इसलिए उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनके प्रत्याशी की तो जीत नहीं है। दूसरे, उन्होंने कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ भी कर ली है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भ्रम है। समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के जो सांसद हैं इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि दक्षिण में ज़रूर टूट फूट हो जाए। दक्षिण में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, वो क्षेत्रवाद के नाम पर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सत्ता पक्ष के उम्मीदवार से 21 नहीं 25 हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं और बाकायदा उनके पास एक लंबा तजुर्बा है न्याय जगत में काम करने का। जबकि सत्ता पक्ष के जो प्रत्याशी हैं माननीय CP राधाकृष्णन साहब सामान्य से ग्रेजुएट हैं और पक्के संघी हैं, संघ शाखा से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, उद्योगपति हैं, करोड़पति भी हैं। उनकी जो आप अगर कहीं देखें सोशल साइट्स पर तो उनकी कमाई 67-68 करोड़ बताई जाती है। तो अब सवाल ये है कि क्या उपराष्ट्रपति के पद पर एक डमी प्रत्याशी, एक कठपुतली आदमी को बैठना चाहिए जो जगदीप धनखड़ साहब की तरह हाँ में हाँ मिलाता रहे और सरकार के झंडे को बुलंद करता रहे, सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट को कोसता रहे, सरकार के इशारे पर जो करना नंग नाच कराना हो वो कर ले। तो क्या ऐसे देश को ऐसे उपराष्ट्रपति की ज़रूरत है, या देश को ऐसे उपराष्ट्रपति की ज़रूरत है जो पितृवत राज्यसभा को चलाए, राज्यसभा में न्याय संगत ढंग से कार्रवाई हो, सबको बोलने का अवसर दे, सबको संरक्षण दे। और ये काम मेरे ख्याल से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से ज़्यादा अच्छा कोई कर नहीं सकता। अब एक खतरा और बना हुआ है जो 36 घंटे बचे हैं उसमें सरकार को, कि इस बीच में कहीं माननीय हमारे जो
पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो कुछ न बोल रहे, क्योंकि अब वो सरकारी बंगला खाली करके एक प्रतिपक्ष के ही नेता हैं हरियाणा के, उनके फार्म हाउस में चले गए अपना सामान सट्टा लेकर के। तो डर यही है कि अगर उन्होंने अपना कुछ मुंह खोल दिया तो उनके पास बहुत से रहस्य हैं, वो सारा खेल बिगाड़ सकते हैं सरकारी पार्टी का, सरकारी उम्मीदवार का। लेकिन अभी तक तो ये हुआ है कि मामला अंधेरे में है। देश के 125 से ज़्यादा जो बुद्धिजीवी हैं, जिसमें पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस, 126 लोग भी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों के पास वोट का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में एक अंडर करंट चल रहा है, सतह के नीचे एक करंट चल रहा है, जिसका आकलन करना सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है, इसीलिए उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन अभी 36 घंटे बाकी हैं, 36 घंटे में सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार तो सर्वशक्तिमान हो सकती है, ईडी फीडी की आंखें भी किसी को दिखा सकती है सांसदों को। अब चूंकि इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, अन्यथा तो ये होता कि वो गठबंधन के जितने भी सांसद हैं उनको उठा के किसी एक रिसोर्ट में डाल देती या किसी एक होटल में डाल देती और वहाँ से बस भर के लाती और कहती चलो वोट डाल के आओ और दिखा के डालो। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहली बार है एक रोचक चुनाव उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहा है। एक ज़माना था आज से 4-5 दशक पहले, श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में भी राष्ट्रपति पद का एक चुनाव हुआ था, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने आत्मा की आवाज़ पर वोट डालने की बात कही थी और उनकी इस अपील ने काम किया था। लेकिन यहाँ पर आत्मा की आवाज़ पर वोट डालने की अपील प्रधानमंत्री ने नहीं की है, गृह मंत्री ने नहीं की है, ये अपील हमारे खुद प्रत्याशी विपक्ष के जो हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने की है, उनके समर्थकों ने की है। एंटायर विपक्ष, जिसको कहते हैं ना समग्र विपक्ष, उनके साथ खड़ा हुआ है। और समग्र विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को आत्माएं ही पाट सकती हैं, वैसे नहीं पाटा जा सकता। वैसे बड़ा मुश्किल है क्योंकि अंतर काफ़ी है। अगर ये अंतर नहीं होता तो फिर विपक्ष सरकार में नहीं बैठा होता, लेकिन ये अंतर पाटा जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल में अपने जितने पुराने साथी थे उनको परेशान किया, उनकी पार्टियों को तोड़ा, उनको सत्ता से बेदखल किया। तो ये सब लोग मिलकर के हो सकता है कि इस समय उपराष्ट्रपति के चुनाव में सरकार से, पार्टी से, भाजपा से, मोदी से, शाह से बदला ले लें। अब ये सब अटकलें हैं, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। आज तारीख 7 हो गई है, कल 8 है, परसों ये मतदान होना है। तो देखते रहिए क्या होता है, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो कृपा करके लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।